हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है डेली क्विज के डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस का, तो इन क्वेश्चंस को डेली आपको मॉर्निंग में अपलोड कर लिया जाता है वेबसाइट के ऊपर में। आप इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा इस डिस्कशन वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स, डेली मैं बोलता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट नोटबुक आप मेंटेन करके रखिए। उसके लिए उसके बिहाइंड में जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप एक कोई भी नोटबुक है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड अगर आप मेंटेन करते हो, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका एक ही जगह पे रहेगा, जिससे आप जब आप रिवीजन के समय जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा कि एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन है। और रिवीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी इस यूपीएससी जर्नी में, इसलिए रिवीजन के ऊपर तो हमको कंटिन्यू ध्यान देना ही है। आप सभी को जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी आप बुक रीड कर रहे हो, उसको 7 डेज़ के अंदर 15 डेज़ के अंदर रिवाइज ज़रूर से कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आज के डिस्कशन की, तो जो पहला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है। ये हमारी एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड ये डेडिकेटेड है। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम जर्नी की बात करें, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश होती है स्टूडेंट 1786 में मद्रास के अंदर में। 1786 के अंदर में ये मद्रास के अंदर में इस्टेब्लिश होती है। फिर इसका जो हेडक्वार्टर है जो शिफ्ट कर दिया जाता है, कड़ाई कनाल एक जगह है, वहाँ पे गोल्फ़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। अगर आपको पता हो तो, आप थोड़ा बहुत भी गोल्फ़ को अगर फॉलो करते हो तो तमिलनाडु के अंदर एक जगह है कड़ाई कनाल, वहाँ पे गोल्फ़ का भी एक जो समर के अंदर गोल्फ़ ओपन हो, वहाँ पे ओपन मैच होते हैं कड़ाई कनाल में। अगर हम बात करें कि जो 1971 के अंदर में जब इसको ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बना दिया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1971 में, उसका हेडक्वार्टर उस समय में कड़ाई कनाल में ही हुआ करता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया गया बेंगलोर के अंदर में। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है बेंगलोर में सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेंज हुआ है। मद्रास से कड़ाई कनाल से उसके बाद में बेंगलोर में इसको शिफ्ट किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की अगर हम बात करें, तो इनके द्वारा जो एस्ट्रोसैट है उसको डेवलप किया गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या हमारे स्पेस से रिलेटेड जो हमारे मिशंस होते हैं, वहाँ पे इनके द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें कि मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी इन्होंने डेवलप की थी, इंडिया की मल्टी वेवलेंथ जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है वो इनके द्वारा डेवलप की गई थी। तो इस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में इस वजह से है कि एक कोई प्रोग्राम है जहाँ पे इंडिया और चाइना के दोनों साइंटिस्ट वहाँ पे रोल प्ले करेंगे, तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है। आज ये न्यूज़ के अंदर में था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है उसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंटली। स्टार्टिंग में बेंगलोर के अंदर नहीं हुआ करता था, वो मद्रास से कड़ाई कनाल फिर बेंगलोर आया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट जो आने वाले दिन हैं उनमें और क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो यूएन जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को जिसमें इंडिया और चाइना की जो साइंटिस्ट हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम अब चलते हैं यहाँ पे जो आंसर की बात करें, तो आंसर यहाँ पे ए होगा, ओनली वन करेक्ट है, क्योंकि ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्य और विहारा से रिलेटेड। इसमें बोला है कि जो चैत्य और विहार हैं वो पार्ट थे बुद्धिस्ट
और जो जो मोनेस्टिक जो कॉम्प्लेक्स है उनके। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सही बात है। चैत्य और विहार क्या हुआ करते थे, जब ये हमारे मॉन्क हुआ करते थे, जो भिक्षु हुआ करते थे, ये थ्रू आउट द कंट्री भ्रमण किया करते थे, 24/7 ये लोग चला करते थे। तो जब बारिश का जब समय आता था तो बारिश के समय में इनके लिए जो कहीं पे भी रुकना, दिन के समय में जो आराम करना, वो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। तो उसी वजह से जो राजा, जो उस टाइम में जो किंग्स हुआ करते थे, उनके द्वारा इनके लिए टेम्परेरी एक इस्टेब्लिशमेंट किया जाने लगा। शुरुआत वो हुई थी लकड़ी से, लकड़ी का कोई इनके लिए घर बनाए जाने लगा। फिर बाद में इनके लिए क्या हुआ कि जो केव्स हैं, जो नेचुरल केव्स हैं, वो इनके लिए सबसे बेस्ट इस्टेब्लिशमेंट के रूप में आया और वहाँ पे केव्स का डेवलपमेंट होता है। अगर हम बात करें चैत्या और विहारा की, ये दोनों अलग अलग हैं। चैत्या की बात करें, चैत्या बेसिकली जो रिलीजियस पर्पज़ से, जो स्पिरिचुअल पर्पज़ से यूज किया जाता था, जिसके अंदर पूजा अर्चना, जो डिवोशन है उनको को किया जाता था। अगर हम बात करें विहारा, विहारा फॉर द रिलैक्सेशन पर्पज़, यहाँ पे आराम किया जाता था, डेली जो लाइफ है वहाँ रिलैक्स करने से रिलेटेड था। तो ये चैत्या और विहारा हैं। अगर हम बात करें चैत्या और विहारा की, तो मौर्य एम्पायर के समय में ये स्टार्टिंग होती हैं। रॉक कट चैत्या एंड विहारा ओरिजिनेट अंडर द मौर्याज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मौर्याज के अंदर स्टार्ट होती हैं और ये अपने पीक पर कब पहुंचती हैं? सातवाहना। सातवाहना डायनेस्टी कहाँ हुआ करती थी? हमारा जो डेक्कन का एरिया है वहाँ पे। सातवाहना अमरावती का जो रीजन है, सातवाहना का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी स्टूडेंट्स, सातवाहना डायनेस्टी बेसिकली मैट्रियार्कल डायनेस्टी थी। वहाँ पे जो मातर जो अपने नाम के आगे है, जो वहाँ के जो राजा हैं अपनी माँ का नाम यूज किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी का बेटा सतकर्णी, इस तरीके से वहाँ नाम यूज किया करते थे सातवाहना डायनेस्टी में। और वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स पैदा हुए थे। इन्होंने बाद में सातवाहना डायनेस्टी बुद्धिज्म का एक आर्किटेक्चर है वो डेवलप होता है, वहाँ पे वाइट मार्बल को काफ़ी यूज किया गया था। तो रॉक कट जो चैत्या और विहारा हैं वो मौर्याज के समय में वो ओरिजिनेट होती हैं। अशोका के द्वारा खुद भी बहुत सारी जो यहाँ पे जो केव्स हैं उनका डेवलपमेंट किया गया था, जिसमें जैसे बराबर हैं, नागार्जुना हिल्स हैं, इस तरीके की राजगिर के पास में काफ़ी ज़्यादा जो जैन मॉन्क्स के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए इनको चलाया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उनकी। जो 4 महीनों का ये समय होता है रेन का, उस समय में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आंसर यहाँ पे सी होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या है? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली रॉ मटेरियल से रिलेटेड है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो ये रॉ मटेरियल था ये कौन से प्लेस से आया करता था। जैसे हमें पता है जो गोल्ड है वो कहाँ से आया करता था स्टूडेंट्स, उस समय में जो गोल्ड था वो आया करता था साउथ इंडिया से। और आज भी इंडिया में जो प्रेजेंटली जो गोल्ड जितना भी निकलता है वो साउथ इंडिया से ज़्यादा निकलता है। जैसे इसमें हम बात करें कि कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं, जो जहाँ कोलार जो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। तो इसमें जो फर्स्ट पूछा गया है कि जो कॉपर है वो गुजरात से आया करता था, तो स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट है। कॉपर उस समय में जो आया करता था, खेतड़ी एक जगह है राजस्थान के अंदर में, वहाँ पे अभी भी प्रेजेंटली भी कॉपर निकलता है। तो खेतड़ी जो रीजन है राजस्थान में, वहाँ से बेसिकली कॉपर आया करता था। इसके अलावा और भी जगह हैं, गणेश्वर नाम की एक जगह है, गणेश्वर, जोधपुरा, ऐसे कुछ जगह हैं जो आपका जब रीड करोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में तो आपको पता लगेगा। तो कॉपर जो था वो गुजरात से आया करता था, तो वन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। गुजरात से नहीं, राजस्थान से आया करता था, तो वन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, गुजरात से नहीं आता था। दूसरा बात करें लेपिस लेजुली, जो एक ब्लू कलर का एक स्टोन हुआ करता था और काफ़ी डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था उसको, तो ये अफगानिस्तान में एक जगह है जहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट भी डेवलप हुई है। उस साइट का नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो वहाँ से आया करता था अफगानिस्तान से। इसमें अगर हम बात करें कार्नियल है जो गुजरात से आया करता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी। 2 जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए यूपीएससी 2022 के अंदर में, यूपीएससी 2022 के अंदर में इस तरीके से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं कि यहाँ पे मैच द कॉलम दे दिया गया। पहले पूछ लिया जाता था 1 और 2, 1 और 3, इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते थे आप। अब जो प्रॉपर आपको नॉलेज का जो टेस्टिंग कर रहा है यूपीएससी, इस तरीके से आपको तीनों स्टेटमेंट, तीनों मैच दे दी गई और ये काफ़ी इजी भी हैं और टफ भी हैं। अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता तो आपको टफ है। आप यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट करना काफ़ी टफ है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। 2 पेयर करेक्टली मैच है, लेपिस लेजुली एंड द जो कार्नियल है वो करेक्टली मैच है। कॉपर जो आया करता था राजस्थान में खेतरी एक जगह है वहाँ से आया करता था। तो यहाँ पे
दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ बेनामी प्रॉपर्टी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात बोली गई है, आप रेट्रोस्पेक्टिव वे में जो पिछले समय में जाके या बैक डेट में जाके जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है उसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका जो ओनर है विदाउट द कोई उसका लीगल ओनर नहीं है, और ऐसी प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शन थे वो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बेनामी प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा क्यों हुआ करते थे, तो उसके बिहाइंड में रीज़न ये था कि टैक्स से बचना हो, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करना हो, इस वजह से ये ऐसे ट्रांजैक्शंस पहले किए जाते थे। तो वो बेसिकली बेनामी प्रॉपर्टी होती थी जिसका कोई भी लीगल ओनर नहीं हुआ करता था। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई भी ओनर लीगल ना हो, उसका नाम का ना पता हो। इसके लिए 1988 के अंदर एक एक्ट आया, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर प्रोहिबिट कर दिया गया कि ऐसा कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बेनामी प्रॉपर्टी का कोई भी एक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 20 को यूज किया गया है, व्हाट इज आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 बोलता है कि देर इज़ नो रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ द लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि बैक डेट में जाके आप किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूज किया गया है आर्टिकल 20 का ये सेक्शन ए। तो वहाँ पे बताया गया है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को आप बैक डेट में जाके यूज़ नहीं कर पाओगे। अभी कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी विदाउट द लीगल ओनर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बी ऑप्शन के अंदर दिया है फॉरेन नेशनल से रिलेटेड, तो वो तो एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जिनका अभी बेसिकली उनका री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जो फॉरेन नेशनल जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसके द्वारा उनको उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है और उससे जो मनी जनरेट किया जा रहा है, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आती हैं। तो व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी एक्ट जिनका कोई भी लीगल ओनर ना हो। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। अभी जो एक जो मिसाइल है वो गलती से जो पाकिस्तान के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से कुछ इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स को अभी सस्पेंड किया गया है, उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी की गई है। तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था, जो अप्रैल या मई के अंदर में चला गया था पाकिस्तान के अंदर में, इंडिया का जो बाई मिस्टेक वो लॉन्च हो गया था और वहाँ पे वो जाके वो गिर गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको लॉन्च किया जाता है लैंड, सी और एयर से। बिल्कुल सही बात है। DRDO इंडिया का है, NPOM है जो रसिया का है, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। काफ़ी एडवांस मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट का इसमें सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है इंडिया के पर्पज़ से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा। स्टूडेंट्स ऐसे जो मिसाइल हैं उनसे इतने जो UPSC में क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है। जैसे अग्नि 5 से क्वेश्चन आया था 2013 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जो चांसेस कम हैं, बट हमको बेसिकली मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए, डेवलप किन्होंने किया है। तो डिफेंस का जो इंडियनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो एफर्ट्स किए गए हैं लास्ट ईयर्स में, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं। तो इस वजह से हमको डिफेंस सेक्टर से भी रिलेटेड लिटिल बिट नॉलेज होनी चाहिए। वैसे इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं मिसाइल, अगर डिफेंस एक्सरसाइज हैं, इनके क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं वो आते हैं CDS के पेपर में। जो CDS का पेपर कंडक्ट किया जाता है डिफेंस फोर्सेज के लिए, तो वहाँ पे इनके जो चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पे सी। आप इसकी जो लेंथ है, कितनी दूरी तक ये मार सकता है, क्या इसका एंगल यहाँ पे क्रिएट करता है, तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इन 5 क्वेश्चंस को देखा। हमने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट देखा, हमने रॉ मटेरियल्स देखे जो हड़प्पा कल्चर के समय में यूज़ किए जाते थे। आपको यहाँ पे बताना अफगानिस्तान में वो कौन सी साइट है जो डेवलप हुई थी लैपिस लाजुली के लिए। इसके अलावा हमने चैत्य विहारा के बारे में देखा, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कीजिए और कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। अपने एग्ज़ाम के लिए आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो स्टूडेंट्स, और अगर आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके सर्किल में जो इस UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आपको ये सही लगा है डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।